अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, उम्मीद आप सब ठीक होंगी। बेटे आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस थे तो कुछ थोड़ा तहम्मुल रख लिया करें, क्योंकि मेरी भी अपनी फैमिली लाइफ है तो थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ का जवाब देते हुए। आपके कंसर्न है टकोज़ी से, तो टकोज़ी का मैंने आप लोगों को साइज़ बता दिया है कि टकोज़ी कितने साइज़ की होनी चाहिए। आप लोगों को मैंने टकोज़ी में, आप लोगों ने कभी नहीं टकोज़ी देखी, टकोज़ी के अंदर बारीक फोम की लेयर होती है, ठीक है। वो बारीक फोम की लेयर टकोज़ी के अंदर फिल होती है ताकि वो अपना खड़ी हो सके, ठीक है। उसको जब आपने इसको खड़ा करना है, जब पॉट के साथ लगाना है तो वो खड़ी हो सके। तो टकोज़ी के ऊपर आपको मैंने ऑप्शन दिया था कि आप लोगों ने चाहे वो आप पेंट करें, चाहे आप लोग एम्ब्रॉयडरी करवा लें। अगर करवानी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो स्टिच हुआ कैसे, कि एग्जामिनर आपको कहती है ना कि मुझे स्टिच करके दिखाओ ये स्टिच कैसे हुई है, क्या किया इसमें, तो आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ मैंने आपको कहा था रिबन वर्क। रिबन वर्क का मतलब होता है कि वो भी आप नेट पे देखो रिबन वर्क कैसे किया जाता है। वो सुए में रिबन को डाल के उसके फूल बनाए जाते हैं, वो पत्ते बनाए जाते हैं। रिबन का काम होता है प्रॉपर, बड़ा खूबसूरत रिबन का काम होता है। ये रिबन वर्क कर लें। फिर कुछ मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजे थे कि टकोज़ी होती कैसे और टकोज़ी में आप कहाँ कहाँ आप अपना मोटिव ला सकते हो। या तो नीचे बॉर्डर पे, आप बॉर्डर पे आपने आगे भी करना है और पीछे भी करना है, ठीक है, दोनों तरफ, क्योंकि टकोज़ी दोनों तरफ से देखी जाती है। फिर आपने उसके या तो आप उसका जो सेमी सर्कल जो आप कहते हो, जो आपने गोलाई उसकी बनानी है, उसके साथ साथ एक बेल बना लो। फिर उसके बाद या तो सेंटर में एक बड़ा सा फूल बना लो, ठीक है। वही बॉर्डर या वही डिज़ाइन आपके रुमालों पे भी आएगा। रुमाल पे किस तरह आएगा, अगर सेंटर मोटिव है, सेंटर फूल है अगर आपके टकोज़ी में, तो आप रुमाल में भी एक सेंटर फूल बना लें और उसी से कंट्रास्टिंग कोई रिबन या कोई लैस उसके किनारों पे आप उसको पीको कोई भी कलर्ड करवा लें, ठीक है। क्रोशिया पीको आती है वो करा लें। और इसी तरह रुमालों में भी आप सेंटर फ्लावर बना लें। अगर आप बेल चढ़ा रहे हैं तो बेल अगर आपने बॉर्डर्स पे या आपने टकोज़ी की गुलाई पे की है तो आप उस बेल को दो कॉर्नर पे, दो ऑपोजिट कॉर्नर्स पे एल शेप में थोड़ी सी बेल वहाँ पे भी बना लें ताकि टकोज़ी का सेट लगे, ठीक है। पूरी चार तरफ करने का फ़ायदा नहीं है, चार तरफ करने का बहुत फिर हैवी हो जाता है रुमाल या ट्रे कवर। आप उसके दो कॉर्नर्स पे एल का मतलब तो समझ आ रहा होगा ना कि सिर्फ एल फॉर्म में आपने उसको सिर्फ थोड़ा सा बॉर्डर बना लेना है, ठीक है। जैसे कि हमने अपने बॉर्डर डिज़ाइन बनाया था ना, उसमें एल बनाया था, उतना ही एल आपने दो ऑपोजिट कॉर्नर्स पे आप रुमालों में भी और इस इवन के आप उधर भी बड़े ट्रे कवर में भी बना लें। और चाहे आप सेंटर मोटिव लें। अब मैंने जो आपको सैम्पल शेयर किया था वो हमारी बच्ची कामला है, उसने मुझे अपना सैम्पल शेयर किया। उसने किया पेंट करना बहुत आसान है। पेंट के लिए मैंने आपको बताया था फैब्रिक पेंट्स ले लें। फैब्रिक पेंट्स में भी आप वो शिमर में ले लें, थोड़ा शाइनिंग में कामला ने शिमर यूज़ किए हैं। उसके बाद एम्बोज भी आते हैं। एम्बोज जो है आप उसको जब कलर पेंट करते हैं तो पेंट करने के बाद आपने उसको उल्टा करके जब वो सूख जाता है उसको इस्त्री करेंगे वो फूल जाएगा। एम्बोज का मतलब होता है फूलना, वो फूल जाता है। तो फैब्रिक पेंट में स्ट्रोक्स भी कम आते हैं, मतलब लाइनें कम आती हैं। फैब्रिक मैंने कहा था ब्लेंडिंग की ज़रूरत ही कोई नहीं है, ट्यूब्स आती हैं फैब्रिक पेंट की, वो आप ले लें। और जो कलर आपको ज़रूरत है, जैसे आपने येलो चाहिए, ग्रीन चाहिए, आप ऐसा ही वो कलर बाज़ार से उठा लें और उसको अप्लाई कर लें। उसके लिए सेपरेट ब्रश ले लें। फैब्रिक पेंट करने के भी तरीके नेट पे अवेलेबल है, लेकिन फैब्रिक पेंट बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है उसमें। कोई आपने पानी मिक्स नहीं करना होता, कुछ भी मिक्स नहीं करना होता। उसको आप चाहे नोज़ल उसके साथ ले लें, नोज़ल्स भी मिलती हैं, आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर लें। ऊपर बीच में बहुत चाहे आप जो मोती होते हैं जो इस्त्री के साथ लगते हैं थोड़े बहुत, वो भी लगा लें। अगर आप लगाना चाहते हैं थोड़ा सा, जैसा फ्लावर के सेंटर वाले हिस्से में मोती लगा लें, साइड में पेटल्स बना लें। तो कलर आपकी चॉइस पे है, जो मर्ज़ी ले लें। कपड़ा मैंने कहा था कि जो सिल्क होता है वो बहुत मुश्किल से हैंडल होता है। आजकल मार्केट में खदर है, खदर भी अच्छा लगता है अगर आप थोड़ा सा सिल्क में बहुत से मटेरियल आते हैं। अब तो आप उस फॉर्म में थोड़ा सा शिमर में कपड़ा लेना चाहते हो, आप बेशक शिमर कपड़ा ले लें, ठीक है। आपने कोई भी कलर ले लें, ठीक है, जो भी आपको सूट करे। मुझे आपने क्या दिखाना है, मुझे आप लोगों ने जो आपने डिज़ाइन बनाना है टकोज़ी पे, आप अपनी कॉपी पे आप वो डिज़ाइन बनाएं, या आपने ठप्पा लगवाना है, छापे आते हैं एम्ब्रॉयडरी के बेल, आपने वो बेल किस जगह पे टकोज़ी के लगानी है वहाँ पे सिर्फ आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, टकोज़ी का सेमी सर्कल ड्रॉ करके एक लाइन ड्रॉ कर दें कि मिस हमारा डिज़ाइन इधर आएगा। वो डिज़ाइन बनाएं, साथ आप उसको जो है वो जो डिज़ाइन है वो एक साइड पे आप वो बना के मुझे तस्वीर खींच के भेजें कि मिस हमारी टकोज़ी पे हमने ये वाला डिज़ाइन इस जगह पे लगाना है। मेरे ख्याल में क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मेरा फूल है। अगर सेंटर में आना है तो सेंटर में टकोज़ी की एक सेमी सर्कल ड्रॉ सिर्फ करके उसके सेंटर में एक डॉट या एक लाइनें मार दे कि मिस यहाँ पे मेरा डिज़ाइन आना है, तो मुझे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बनी बनाई, फिर एक स्टूपिड क्वेश्चन आया था कि मिस क्या हम बनी बनाई टकोज़ी या हम बाज़ार से टकोज़ी बना लें। तो बेटे इस सब्जेक्ट पढ़ने का फ़ायदा ही कोई नहीं था। हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल काम खुद करना है, हमने रेडीमेड चीज़ें नहीं उठवानी। मैं तो अक्सर मैं तो खुद कहती हूँ कि खुद करो,
मैं तो एम्ब्रॉयडरी कभी नहीं कहती करवा लो, फिर भी लेकिन आप लोग को फिर भी मैं थोड़ा रिलैक्स कर देती हूँ, करवा लो। अब टकोज़ी की शेप्स क्या क्या होती हैं। टकोज़ी स्क्वायर में भी आती है, टकोज़ी तकोन में भी आती है, टकोज़ी आम जो पब्लिक जो आम जो यूज़ होती है वो होती है थोड़ी सी सेमी सर्कल में। आप नेट पे ढूंढो, आपको टकोज़ी के बहुत डिज़ाइन मिलेंगे, खुद क्रिएट करो, बेशक ऊपर जो डिज़ाइन बनाना है खुद बेशक बना लो। उसके बाद एक मैंने वो जो ब्लू सी भेजी थी वो 4 सूती कपड़े पे टकोज़ी बनी है और उसके साइडों पे भी उन्होंने कपड़े को डिफरेंट तरीके से लगाया हुआ है, वो भी बड़ी खूबसूरत है। आप उस 4 सूती कपड़ा लेकर आप उसमें कढ़ाई कर लो या उसमें पेंट कर लो, 4 सूती पे भी टकोज़ी बहुत प्यारी लगती है। तो ये कुछ टकोज़ी के आइडियाज़ हैं जो आपको मैंने पहले क्लास में डिस्कस किए थे, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ बेटे थोड़ा सा बड़े हो जाओ, 3rd ईयर के बच्चे हो, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ कि आपने काम करना कैसे है। तो मेरे ख़्याल में इसके अलावा कोई क्यूरी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका। फिर मज़ीद अगर कोई परेशानी हो तो मुझे मैसेज कर दिया करें, मैं अगली क्लास में थोड़ा सा वर्बली या थोड़ा सा वॉइस मैसेज आपको भेजूँगी। फ़ौरन रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम पढ़े थे तालीमी ग़ज़ाइयत की तालीम, ठीक है, कि बीइंग अ डाइटिशियन हमारा क्या काम है कि हम ग़ज़ाइयत को कैसे फ़रोग़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि हमें कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं ग़ज़ाइयत को फ़रोग़ के लिए। फिर उसके बाद अब हमारा अगला टर्क है कि हम उसका इब्लाग या उसको कन्वे कैसे कर सकते हैं थ्रू एड, थ्रू मीडिया। मतलब हम किस एड होता है किसी भी मदद के तहत, मीडिया आपको पता है हमारे पास मीडिया क्या है, ये सोशल मीडिया हमारा नेट शर्ट है, हर चीज़ है। उसके बाद हमारा मीडिया में हमारे पोस्टर्स आ जाते हैं, हमारे बैनर्स आ जाते हैं, हमारे वॉइस मैसेज आ जाते हैं, हमारे ये चीज़ें जो हम किसी कोई भी जो हार्ड कॉपी में कोई चीज़ प्रेजेंट करे या कोई चीज़ जो हम दिखा सकें उसको हम कहते हैं मीडिया। एड होती है हेल्प, हम कैसे इब्लाग के ज़रिए हम कैसे इब्लाग कर सकते हैं ग़ज़ाइयत की एड और मीडिया के थ्रू। तो सबसे पहले हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद क्या है कि मौलम और जो मुतल्लम है, मतलब हम डाइटिशियन और हमारी जो पब्लिक है, हमारे दरमियान ताल्लुक़ कैसा है, रब्ता कैसा है, हमारा तजर्बात या मालूमात ऐसे सादा अंदाज में हम पेश करें। हमारा मेन मकसद क्या है, तो हम ऐसा रिलेशनशिप हमारा कायम हो ताकि हम इब्लाग आसानी से कर सकें। ठीक है, ये हमारा मकसद है। हमारा मेन मकसद क्या है, पहले रिलेशन कायम करना। रिलेशन कायम होगा, रिलेशन कैसे कायम होगा, अपने मालूमात और तजर्बात से, उसके ऊपर हम अपनी तालीम को आगे दे सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है तदरीस का तरीके का चुनाव हमने क्या किए। ये बेसिक बिल्कुल मेन है कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो पहले हम एक टारगेट लेते हैं, हम एक मकसद लेते हैं। ठीक है, मकसद क्या है, हमने कहीं मार्केट में या किसी एरिया को हमने जाके बिलोंग करना है तो हमने पहले उसके अपना और उसका रिश्ता कायम करना है। मैं अपनी एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बार हमें टारगेट मिला था, मैंने एक एनजीओ में जॉब की थी और एनजीओ में हमारा टारगेट था सोशल मोबिलाइजेशन। सोशल मोबिलाइजेशन में हमारा ये काम था कि हम लोगों ने वहाँ पे नया, वो लोग उनके घरों में सिस्टम नहीं था नालियों का, उनके घरों में एक ही टैप के अंदर ही वॉशरूम वो यूज़ करते थे, उसी टैप में वो बर्तन धोते थे, सीवरेज सिस्टम नहीं था, जो गंद होता था वो नाली फ्लो होती थी सड़क पे, और वो गटर लाइन कहीं भी नहीं थी। अब उस आबादी को वो जो एनजीओ वाले थे वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने लगे थे, और वो अब उनको हमारा काम था सोशल मोबिलाइजेशन, कि वहाँ जाके हमने उनको गाइड करना था। और ये काम मैंने सिर्फ फॉर एक्सपीरियंस किया था कि आप लोगों ने अपने माहौल को ख़ुद कैसे बेहतर बनाना है। उस सीरत में सबसे पहले हमारा टारगेट तो हमारी एनवायरनमेंट था। उसके बाद हमने उस एनवायरनमेंट में स्टडी की थी कि हमने वहाँ जाना है तो हमारा रिलेशन कैसा कायम होगा उसके लोगों के साथ। ठीक है, उस सूरत में हम लोगों ने अपने मालूमात और तजर्बात को इस तरह सादे अंदाज में हम कैसे पेश करेंगे जिसकी वजह से हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम अपना नॉलेज उनको कन्वे कर सकें। अब हमने उसके बाद सेकंड चीज़ क्या देखनी है, हमारे तरीके का चुनाव किया है। सबसे पहले कि हम जो तरीका है तदरीस इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारे लोगों को माली बोझ ना पड़े और उसके ऊपर हम फ़ीस ना रखें, और उसके बाद उनके जो अगर वो हमारे लेसन को सुनने आ रहे हैं तो उनको आमदोरफ्त हम मुफ्त फराहम करें, मतलब कोई भी उस पर माली बोझ ना आए। उसके बाद हमारा तरीका तदरीस जो है वो हमारे रस्म व रवाज के मुताबिक हो। ठीक है, हमारे हम ये नहीं है कि हम शहर से निकले हैं तो हम अब गाँव वालों को अगर तालीम देने जा रहे हैं तो हम अपने तरीका उन पे थोप रहे हैं। हमने उनके ट्रेडिशन, उनके तरीके से हमने उनको तालीम या उनको जो भी हमने नॉलेज देना है हम दें।
ये उन्होंने जनरल अभी बात की है। ऐसा डाइटिशियन नहीं कि हम किसी भी चीज़ का नॉलेज जब देने जाते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें अपने जहन में रखते हैं, हमारा मकसद क्या होता है और उसके बाद हम क्या क्या तरीके अपनाते हैं। अगला आ जाता है कि इस तरीक़े कार में तहज़ीबी रख रखाव का भी ख्याल रखें। मसलन नौजवान के मसाइल नौजवान के क्लब में सुलझाए जाएँ, तबके नौउम्र बच्चों के मसाइल पर गुफ्तगू के लिए ख़वातीन के का हो जाए। ठीक है, यहाँ पे भी तहज़ीब या फ़ीमेल अगर प्रॉब्लम्स है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर ब्रेस्ट कैंसर का हम टारगेट है तो ब्रेस्ट कैंसर हम जाके मर्दों को नहीं बताएंगे। हमारी टारगेट पब्लिक वीमेन है और वीमेन का भी सेपरेट ग्रुप है। हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा तबका अभी भी शर्माता है, हमारा तबका अभी भी हया है उसमें, तो हमने तहज़ीब का ख्याल करके उनके ग्रुप्स जो है उनके अकॉर्डिंग टू उनकी एज और उनकी टॉपिक के मुताबिक बनाने हैं। फिर उसके बाद लेक्चर का तर्ज गुफ्तगू और मकामी ज़बान को ही इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, जो आप वहाँ जाके अंग्रेज़ी बोलना शुरू हो जाए या आप अपनी एक बंदा है उसको जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल मैंने अभी आपको दी है कि मैं वहाँ गई और हमने वहाँ पे सोशल मोबिलाइजेशन काम किया, तो वहाँ पे एक बोली थी मियाओ। ठीक है, बड़ा फ़नी नेम था, वो उस तरह की बोली थी, वो पंजाबी से रिलेटेड थी। तो वो बोली जो है वो हमें मतलब हमें नहीं आती थी, वो हमारी उर्दू नहीं प्रॉपर समझ पा रहे थे, अंग्रेज़ी हम बोल नहीं सकते थे। तो हमने शुरू में जाके सिर्फ रिलेशनशिप कहेंगे थोड़ा सा उनको गाइड किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1 महीने का वो काम था, हमने उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। स्पेशली आगे हम पढ़ेंगे, हमने उनका एक बंदा अपने साथ लगाया जो हमारी लैंग्वेज को थोड़ा ईजी फॉर्म में वो भी कन्वे करता था। फिर अमूमी तरीके की बजाय आप इनफरादी और ख़ुसूसी मसाइल को हल करना ज़्यादा मौसर और कामयाब तरीका है। मसलन रेडियो पर अमूमी मसाइल पर गुफ्तगू करना और अखबार मतलब पर्सनल हिट नहीं करना। आप जो है हमारा एक तरीका ये भी होता है कि हम जर्नल मार्केट में जो प्रॉब्लम चल रहा है या एरिया में प्रॉब्लम चल रहा है, हम उसमें जर्नल डिस्कशन दें। हम अगर हम जैसा मैं क्लास में अगर बात करूं, हम अगर क्लास में जब हम न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी पढ़ते हैं तो हम कोशिश करते हैं हम बच्चियों को पॉइंट आउट ना करें। हमें पता चल रहा होता है कि इसमें ये थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी है, लेकिन हम पॉइंट आउट नहीं करते, हम एक जर्नल डिस्कशन में उसको उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो एक जर्नल डिस्कशन चाहे वो रेडियो हो या अखबार हो, ये भी एक मीडिया है, तो उसके थ्रू आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। ये भी एक तदरीसी तरीके का चुनाव है कि आप जैसे कि हम अक्सर देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर कैंपेन आ गई है, फिर उसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ पे डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है बच्चों की, उसके ऊपर एक डे बनाया जाता है, उस पर अवेयरनेस दी जाती है कि जिनको वो प्रॉब्लम है वो उसको रिलेट करके उसका हल खुद तलाश करते हैं। उसके बाद 2 तरीके हैं ग़िज़ाई तालीम के, 2 तरीके, एक गैर रस्मी और एक है रस्मी। गैर रस्मी क्या है? घर घर जाओ और घर घर जाके तालीम दो। ठीक है, मतलब घर घर जाकर तालीम देना अपना मौसर नहीं वो, इसलिए मौलम फलाही अदारों से वाबस्ता हो या खान को जानता हो इस इलाके में। अब घर घर जाने से का क्या है, अकेले आप नहीं जा सकते। आप मैंने अभी वो जो बात की ना कि हम जब जाते थे हम उनका एक लोकल बंदा लेके जाते होते थे ताकि वो हमारी बात को कन्वे कर सके और हमें ईजी हो, वरना तो कोई नहीं आपको घास डालता। तो घर घर जाने का तरीका जो है वो गैर रस्मी है, लेकिन उसमें तरीका ये होता है कि आप एक मकामी बंदे को अपने साथ ले लें। दूसरा ये होता है कि आप वहाँ पे क्लब बनाएं, मतलब ख़वातीन का क्लब और मर्दों का क्लब। ख़वातीन चूँकि शर्मीली होती हैं, क्लब का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह इकट्ठे करना। तो और उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो आपने उस क्लब को चलाने के लिए आप लोगों को वहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ें जो पढ़ाई के अलावा, जैसे कोई गेम या कोई ऐसी मुफ्त को चीज़ दे दी या कोई ऐसी चीज़ें दी जो फैसिनेट हो कि लोग वहाँ पे आए, वहाँ पे आके आप उनके मसलों के हल बताएं। ठीक है, जैसे कि आप फ़ीमेल की जो प्रॉब्लम्स हैं आप मेल में डिस्कस नहीं कर सकते, और सब मेल की प्रॉब्लम्स फ़ीमेल में डिस्कस नहीं करते। इस तरह बच्चों के जो मामूलात है, घर के ज़ाती मामूलात हैं, वो ख़वातीन जो है वो मेल्स के क्लब्स में अपने आप को बताना मुनासिब नहीं समझती, इसलिए क्लब्स बना के उनके तरीक़ों को दूर किया जाए। फिर घर पर सब्जियां उगाना और जानवर पालना। अब हमने बात की थी कि माशी दबाव नहीं डालना। हम यहाँ पे जब हम उसको हम जो रस्मी तरीका ये है कि हम उसको बताएं कि आप अपने घर में कैसे अपने ग़िज़ाई माहिर को तालीम को चाहिए कि दौरान तालीम वो लोगों को घरों में सब्जियां उगाने या तरगीब दे, ताकि उसको पता चले कि मेरे पे माशी दबाव नहीं पड़ रहा। हम अपने ही घर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम अपनी ग़िज़ाइयत को या ग़िज़ा को बेहतर कर सकते हैं। ये है गैर रस्मी तरीके, 3 तरीके गैर रस्मी है। अब आगे थे रस्मी तरीके।
रस्मी तरीके जो हमारा डॉक्टर करता है, इंडिविजुअल एडवाइस कि हर बंदे को अपना क्लिनिक बना लिया या अपना एक प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे आके लोग आके अपने प्रॉब्लम्स का हल सॉल्व करवाते हैं। उसके बाद ग़िज़ाइयत की वर्कशॉप या लेक्चर या सेमिनार, बड़े शहरों में खैर ये होता है कि लेक्चर्स या सेमिनार्स कंडक्ट कराए जाएँ, फॉर्मली अरेंज किए जाते हैं और लोगों को वहाँ बुलाया जाता है ताकि वो अपने मसले को हल कर सके। उसके बाद जो है अज़ाफ़ी सहूलियात बतौर तालीमी महरक। उसके बाद हम ये एक और जो रस्मी तरीका ये है कि आप बुनियादी सेहत जो मराकज़ हैं वो मुफ्त दूध या मुफ्त चेकअप परफॉर्म करते हैं। अक्सर ये होता है ना, आई कैंप लग गया या ब्लड टेस्ट का आप करा लें, आपके कैंप लग गया। फिर उसके बाद ये अक्सर ये फलाही बहबूद वाले जो होते हैं, फैमिली प्लानिंग वाले, ये कैंप्स लगा लेते हैं। तो उस कैंप्स में अवेयरनेस भी हो जाती है और लोगों को मुफ्त की लालच में आके लोग आके हमसे तालीम भी ले लेते हैं। तो ये हैं तरीके, रस्मी तरीके हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि लोग उसके बाद इवन कि हम लंगर लगा देते हैं, खाना मुफ्त देते हैं, उससे वहाँ पे लोग इसी लालच में आते हैं और आके हमारी बात भी सुन जाते हैं। तो ये तरीके हैं। यहाँ पे बेटे बात क्लियर करूँ कि ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपस में इंटरलेट है इस चैप्टर के। इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने कहा है कि ज़राए इब्लाग में मुश्किलात, तो मुश्किलात में आपका आता है माशी मुश्किलात भी है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आप मज़हबी अगर तरीके से आपने इसको करा रहे, ये मुश्किलात है। तो अब ये जो तरीके आए ना, ये है कि अबलाग की तालीम, अबलाग के लिए कौन कौन से तालीमी तरीके हैं। तो 2 तरीके हैं, रस्मी और गैर रस्मी। उसको आप डिटेल करेंगे, डिटेल में लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, उसमें भी वही चीज़ें हैं। मतलब आप जब ये लिखेंगे, आपको हो सकता है इस चैप्टर में से आप कोई भी हेडिंग उठा के लिखो, लेकिन आपने मवाद चेंज कर लेना। अगर मुश्किलात है तो मुश्किलात का ही पैरा उसी हेडिंग्स में। अब यहाँ पे वो आ जाती है सेल्फ़ राइटिंग, जो लेवल है ना वो सेल्फ़ राइटिंग है। थोड़ा सा सेल्फ़ राइटिंग इस पर बनानी है, तो फिर ये आपका काम चलेगा। अगर हमारा कॉलेज खुला होता तो हम शायद इस पर एक प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह खुलेगा 11 जनवरी को। हम इसका जब टेस्ट लेंगे तो मैंने आपको वहाँ हमारी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमने इस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करना है। और ये चैप्टर्स इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप राइटिंग पे आते हो ना, तो आप कुछ नहीं इसमें लिखते। तो मैंने यहाँ पर आपकी राइटिंग ठीक करवानी है। शुक्रिया बेटे, और टगोज़ी पे कोई इशू हो तो मुझे दोबारा बताइएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।